तो यहाँ हम आप लोग को मात्रा इस बार जो है इस वीडियो में हम मात्रा के बारे में बताएंगे कि मात्रा क्या होता है। हम देखते हैं कि ये व्यंजन का उच्चारण हम विभिन्न तरीके से करते हैं। एक ही व्यंजन का उच्चारण कई तरह से करते हैं। ये स्वर के कारण होता है, इसके लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब व्यंजन के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है या जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का हम विभिन्न तरह से उच्चारण करते हैं। एक ही व्यंजन को हम कई तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे को आकार का, को हर्षिकार की, माने को हर्षुकार कु, फिर को एकार के, कई, को, कऊ, इस तरह से हम एक ही व्यंजन के अनेक उच्चारण करते हैं। तो ऐसा जो है स्वर के मेल के कारण होता है। जब हम विभिन्न स्वर चिन्हों का इसके साथ प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण जो है माने भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो इन स्वर चिन्हों के जो ये विभिन्न रूप हैं, ये भिन्न भिन्न रूप हैं, है ना, इसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे व्यंजन के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ये कुल 10 हैं। जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंग और अ। इन विभिन्न स्वर मूलक चिन्हों के द्वारा हम व्यंजन के उच्चारण में विविधता उत्पन्न करते हैं, भिन्नता उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न शब्दों में एक ही व्यंजन का भिन्न ढंग से विविध प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो मात्रा में यही याद रखना, ये कुल होते हैं। स्वर वैसे 11 होते हैं, लेकिन ओ जो है स्वर का जो प्रथम वर्ण है ओ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और आ से लेके ये जो औ तक इसकी मात्रा होती है, और ये जो है अनुस्वार और विसर्ग ये इसकी मात्रा है। तो इस प्रकार से मात्रा कुल 10 होता है, ये हमें याद रखना है। अब आइए इसके बाद हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि हम जो ये वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, हमारी जो यह स्वर तंत्रियाँ है इसके अनेक भाग हैं। इसके अनेक भागों से हम भिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण एक खास स्वर तंत्रिया के भाग से होता है। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि ये जो खास करके कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा या आपके मैट्रिक की परीक्षा या इंटर की परीक्षा में भी ये स्वर का उच्चारण स्थान जो है पूछता है। इसलिए हम इसके बारे में भी अच्छी तरह से आज जान लेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। तो हमारा जो यह स्वर तंत्रियाँ हैं कंठ से लेके मुख तक, इसके विभिन्न भागों से भिन्न व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो इसमें जो है स्वर तंत्रियाँ का पहला स्थान आता है कंठ। कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसमें है ओ, आ,
और विसर्ग, यानी कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है ओ आ कवर्ग, क ख ग घ अंगों को हम लोग कवर्ग के रूप में समझ सकते हैं, कवर्ग बोल सकते हैं। और विसर्ग, ये वर्ण जो है इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है और इन्हें कंठे वर्ण कहा जाता है, यानी कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को कंठे वर्ण कहा जाता है। यह हमेशा याद रखना है और इसको समझना है। स्वर का प्रथम दो अक्षर जैसे ओ और आ, उसके बाद कवर्ग और विसर्ग, बस इसको हम लोग दिमाग में जो है इसको वर्गीकृत कर लेंगे, है ना। एक अथी बना लेंगे कि अक्षर स्वर का प्रथम दो अक्षर और कवर्ग और स्वर का जो है ये विसर्ग, ये जो है कंठे वर्ण कहलाते हैं और इसका उच्चारण स्थान कंठ है, बस। दूसरा है तालु, दूसरा स्थान है तालु। तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है आपका तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है ई, चो, छो, जो, झो, यो और तलव्य सो। इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझना है। कैसे समझेंगे तो देखिए, हम जो ये ओ आ ई उ जो लिखते हैं, इसका जो है ये ओ आ छोड़ के ये दूसरा ई और ई तालु में आता है। ई और ई माने और चवर्ग, चवर्ग में जैसे चो, छो, जो, झो, यो आता है, तो ये चवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है। और यहाँ आ गया यो, यानी अंतस्थ का भी पहला वर्ण, और ये हो गया ये जो उष्म का पहला वर्ण, यानी जो उष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो हम लोग व्यंजन के भेद में पढ़े हैं, उसका पहला वर्ण अंतस्थ का पहला वर्ण और उष्म का पहला वर्ण जो है तालु के अंतर्गत का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसको हम लोग इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण को तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसको मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह से समझ लेना है। उसके बाद है मूर्धा। कंठ के बाद तालु और तालु के बाद जो है मूर्धा का स्थान होता है ना। इससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इससे उच्चारण होने वाले वर्ण है आपका री, इससे मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण है री, टवर्ग, यानी टो, ठो, डो, ढो, नो का मतलब क्या हुआ टवर्ग। और ये हो गया रो और मूर्धन्य सो। इसको याद रखने के लिए हम इसको इस रूप में याद रखेंगे कि अंतस्थ का दूसरा वर्ण और उष्म का दूसरा वर्ण, ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अब है चौथा है चौथा उच्चारण स्थान है दंत। दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन है? तो इसमें आता है तो दंत
दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण जो है तो, थो, दो, धो, नो और अंतस्थ का तीसरा वर्ण यानी लो और ऊष्म का चौथा वर्ण सो है। तो ये भी हम इसको समझ लेंगे, ये हमेशा याद रहेगा, हम इसे कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद तंत के बाद अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हो, हमारे ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को यहाँ पढ़ते हैं ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है आपका तो ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है ऊ, पो, फो, बो, भो और मो। इसे हम ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। इसके बाद और भी कुछ उच्चारण स्थान है। तो कंठ तालु में ए और ऐ आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है ना। कंठ और तालु दोनों के सहयोग से ए और ऐ का उच्चारण होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। दूसरा अगला स्थान है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी उच्चारण से ही स्पष्ट होता है कि जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों स्वर तंत्रियों का सहयोग होता है। तो ऐसे वर्णों को हम कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। इसमें ओ और औ आता है, इन्हें हम कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। अगला स्थान है दंतोष्ठ, है ना, यानी जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों स्वर तंत्रियों के सहयोग से होता है, इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें बस मात्र एक ही वर्ण आता है, वो है वो। इसमें केवल वो एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दंतोष्ठ होता है, और इस दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले केवल एक ही वर्ण है। तो वो को हम दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। उसके बाद अगला है
अगला उच्चारण स्थान नासिका है। नाक से जिन वर्णों का उच्चारण हो, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें हमारा जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं इसमें हम नासिका का प्रयोग करते हैं, बिना नासिका के सहायता से उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जिन वर्ण को उच्चारण में हम अपने ज्ञान इंद्रियों में नासिका का उपयोग करते हैं वह नासिकीय वर्ण कहलाता है। नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं टवर्गिनो। ये 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान हमारा ये ज्ञान इंद्रियां यानी कि नाक है ना। अंगाह, यो, नो, मो और टवर्गिनो, इन्हें हम इसे नासिकीय वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है केवल समझने की ज़रूरत है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंठ तालु में ए याद रखिएगा, कंठोष्ठ जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ माने दोनों के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है या उसको कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। इसमें ओ और औ आता है। दंतोष्ठ यानी जिस वर्ण के उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का सहयोग लेना पड़े उसे दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं, जिसमें केवल एक ही वर्ण आता है, वो है वो नासिका, जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। जैसे अंगाह, यो, नो, मो और टवर्गिनो ये नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है हमने आपको बताया, इसको केवल ध्यान से देखना है। इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखकर समझने की ज़रूरत है, आपका उच्चारण स्थान में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। व्याकरण का जो प्रथम स्तंभ होता है वर्ण, उसकी हमने पूरी चर्चा की और हमने कोशिश किया कि इसको पढ़ लेने के बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप लगभग उन सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। केवल एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से तन्मयतापूर्वक ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। इसको देखने के बाद आपको हमें मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इस वर्ण से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज तक के लिए ठीक है, इतना ही पर मैं